दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। मन की बात से किसानों को मनाने का प्रयास, पीएम मोदी उदाहरण देकर के समझाए नए कानून के फायदे। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने जो है इस बार फिर प्रयास किया है किसानों को समझाने का उदाहरण देकर के। तो दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर के किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। आंदोलन कर रहे किसानों ने केंद्र के बातचीत के प्रस्ताव को भी पूरी तरह से ठुकरा दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए एक बार फिर किसानों को मन बदलने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि बीते दिनों हुए कृषि सुधार कानून किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं और साथ ही उदाहरण देकर के नई कानून के मुख्य बातों को भी बताया है। पीएम मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत में नई खेती और उससे जुड़ी चीज़ों के नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि कानूनों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोल दिए हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, वर्षों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसान किसी न किसी समय से उसके उपलक्ष्य में वोट देता था और सभी राजनीतिक दलों से उनसे वादा लेता था और उन्हें इसके लिए ही वोट देता था, वो इस बार पूरी कर दी गई हैं। काफ़ी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद कृषि सुधार कानूनों को स्वरूप दिया है और इसका पूरी भारत की जनता स्वागत करेगी और हमारे किसान भाइयों को ही इसको मान लेना चाहिए। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, किसानों के समर्थन में मायावती, मोदी सरकार को नसीहत, कृषि कानूनों पर केंद्र करे पुनर्विचार। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने केंद्र सरकार को नसीहत दे डाली है। चलिए पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। कृषि कानूनों को लेकर के लगातार 3 दिनों से आंदोलनरत किसान रविवार को भी अपने प्रदर्शन जारी रखने को लेकर के अडिग हैं। किसान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह प्रस्ताव मानने के लिए तैयार नहीं है। वह केंद्र सरकार से किसी भी बातचीत के लिए भी तैयार नहीं है। वो डायरेक्ट किसान कानून में जो है सुधार चाहते हैं। वहीं किसान आंदोलन को लेकर मायावती ने रविवार को ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून से संबंधित हमें किसी भी हाल में लागू किए गए तीनों कानूनों को लेकर के असहमति जताते हुए पूरे देश में काफ़ी आक्रोशित व आंदोलित भी किसान हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए किसान अपने आप से ही सहमति के बिना बनाए गए हैं। इन कानूनों पर केंद्र सरकार अगर पुनर्विचार करे तो बेहतर होगा, जिससे हमारे किसान भाई भी सुख समृद्धि ले सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों से संबंधित हाल में लागू किए गए तीनों कानूनों को लेकर के अपनी सहमति जताते हुए पूरे देश में किसान काफ़ी आक्रोशित व आंदोलित भी हैं। इसके मद्देनजर किसान भी अपने आप से ही सहमति के बिना बनाए गए इन कानूनों को लेकर के केंद्र सरकार अगर इस पर विचार कर लेती है तो बेहतर है, ऐसा कहा है बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी ने 56 जिलों में 204 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। बोले आत्मनिर्भर बने पंचायतें। तो दोस्तों आत्मनिर्भर भारत के जो है सपने को साकार करते हुए इन्होंने बोला है कि आत्मनिर्भर पंचायतें बने। कौन कहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंचायतें आत्मनिर्भर होंगी तो प्रदेश और देश की आत्मनिर्भर होगा। ग्राम पंचायतों के आत्मनिर्भर बनने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी नौजवान और महिला अपने आप में बेरोजगार नहीं हो सकते हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि पंचायत राज संस्थाओं की जनप्रतिनिधि प्रदेश के ग्रामीण विकास व आर्थिक स्वावलंबन का एक नया आदर्श प्रस्तुत कर महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को भी साकार करेगा। मुख्यमंत्री ने रविवार को 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 56 जिलों में 204 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 2095 किलोमीटर लंबे 748 मार्गों का शिलान्यास कर दिया है। उन्होंने पंचायती राज विभाग के माध्यम से 647 करोड़ की लागत से बनने वाली 2000 किलोमीटर लंबी 1825 सड़कों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी के
ने 2001 में शुरू किया था। इससे साफ है कि आज़ादी के 5 दशक तक भारत की ग्रामीण व्यवस्था सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखी गई थी, जो कि अब ऐसा नहीं होने पाएगा, जबकि सड़क गांव के विकास की प्रक्रिया में सबसे बड़ा एक सशक्त माध्यम होता है। आ रही है दोस्तों बिहार से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर का तेजस्वी पर हमला, बोले लालू राज को जंगल राज यूं ही नहीं कहते। तो दोस्तों ऐसा बोले हैं तारकिशोर तारकिशोर उप मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं इस बार। पिछली बार सुशील मोदी को बनाया गया था, लेकिन इस बार उप मुख्यमंत्री तारकिशोर का तेजस्वी पर हमला है। बोले लालू राज को यूं ही जंगल राज नहीं कहते। तो चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। पूरी खबर यह है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी पर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर के तेजस्वी यादव के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारी सरकार से पहले किस प्रकार के अपराध होते थे और उस समय की तत्कालीन सरकार द्वारा अपराधियों को किस प्रकार से संरक्षण दिया जाता था, ये आपसे न छिपा है न बिहार की जनता से छिपा है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि पिछले चुनाव में एक भी हिंसा की घटना नहीं हुई है। बिहार अपराध के मामले में 25वें स्थान पे है। कल भी मुख्यमंत्री जी ने अपराध पर कई निर्देश बिहार के पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। बता दें कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश सरकार पर हमला बोला था। तेजस्वी ने कहा था कि बिहार में अपराधियों की बहार, गोलियों की बौछार और व्यवसायियों पर कहर के साथ ही महाजंगल राज का हाहाकार है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बहुत बड़ा झटका है। कोविशील्ड के गंभीर साइड इफेक्ट का दावा, 5 करोड़ मुआवजा मांगा गया। तो दोस्तों जैसे कि कोविशील्ड जो है कि कोरोना वैक्सीन की एक स्वरूप है कोविशील्ड, तो उस पर जो है ये दावा किया गया है कि बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट हुआ है और मुआवजा 5 करोड़ मांगा जा रहा है। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। चेन्नई में हुए कोविशील्ड वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लेने वाले एक व्यक्ति ने खुराक लेने के बाद गंभीर साइड इफेक्ट सामने आने की बात कही है। 40 वर्षीय व्यक्ति ने कहा है कि वैक्सीन की खुराक लेने के बाद गंभीर साइड इफेक्ट दिखे हैं, जिसमें वर्चुअल न्यूरोलॉजिकल ब्रेकडाउन जैसी समस्या भी शामिल है। व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग की है। उल्लेखनीय है कि इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने तैयार किया है। वहीं ट्रायल कराने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ने इन दावों से नकार दिया है पूरी तरह से और ऐसा कहा है कि व्यक्ति लालची है। व्यक्ति ने सीरम इंस्टीट्यूट और अन्य को भेजे गए नए कानूनी नोटिस के मुआवजों के साथ ट्रायल पर रोक लगाने की मांग भी की है उस व्यक्ति ने, और साथ ही 5 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मांगा है। व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि संभावित वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। इसके साथ ही उसने वैक्सीन की जांच, उत्पादन और वितरण को रद्द करने की मांग भी की है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों हैदराबाद से, यानी कि ओवैसी के गढ़ से हैदराबाद से खबर निकल के आ रही है। ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में बोले शाह, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह, निजाम संस्कृति से दिलाएंगे मुक्ति, बनाएंगे नया मिनी इंडिया। जो कि जैसा कि आप जानते हैं कई लोगों का ऐसा कहना होता है कि हैदराबाद मिनी पाकिस्तान जैसा है। तो इन्होंने बोला है कि निजाम की जो वो है इसे हम हटा देंगे, निजाम संस्कृति को हटा देंगे और बनाएंगे नया मिनी इंडिया। ऐसा कौन कहा है? गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का चुनाव राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन चुका है। भाजपा यहां चुनाव जीतकर सियासी बढ़त हासिल करना चाहती है। इसके लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद पहुंचे। उन्होंने यह रविवार को रोड शो करके भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। रोड शो से पहले शाह ने चार मीनार के ठीक पास भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इसके बाद भाजपा कार्यालय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने केसीआर और ओवैसी पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि इस बार हैदराबाद का मेयर भाजपा का ही होगा और पार्टी बहुमत हासिल करेगी और साथ ही हैदराबाद को भाग्यनगर के रूप में परिवर्तित भाजपा ही करेगी। हैदराबाद में शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये जो बातें बोली हैं हम आपको कुछ हद तक मुख्य पॉइंट बता देते हैं। आज यहाँ कोई भी गरीब बीमार होता है तो उसे मुफ्त इलाज नहीं कराया जाता। क्या बिगाड़ा है यहाँ के गरीबों ने, ये कहा है
गृह मंत्री अमित शाह ने। नरेंद्र मोदी जी हैदराबाद के लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना लाएं ताकि गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ मिल सके। अपने राजनीतिक कारणों से यह योजना हैदराबाद में लागू नहीं करने दी जा रही है और किसी तरह से केंद्र सरकार के जो भी सुविधाएं हैं उसको लाने से रोका जा रहा है और इसी तरह से उन्होंने निशाना साधा है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, मुझे समझ नहीं आता कि सब लोग आतंकवादी हैं तो केवल भाजपा वाले ही असली हिंदूवादी हैं क्या? ऐसा कौन बोला है? महबूबा मुफ्ती। तो दोस्तों उन्होंने ये बोला है कि मुझे समझ में ही नहीं आता कि जब सब लोग आतंकवादी हैं तो केवल भाजपा वाले ही असली हिंदुस्तानी हैं क्या? ऐसा ट्वीट करके कहा है महबूबा मुफ्ती ने और उन्होंने अपने बयान में भी इसे कहा है। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं कि पूरा खबर का पूरा मसला क्या है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रदेश में बहुचर्चित रोशनी घोटाले को लेकर के बड़ा बयान दिया है। रविवार को उन्होंने कहा है कि रोशनी एक योजना थी लेकिन अब एक घोटाले की तरह पेश किया जा रहा है। दरअसल पूरी खबर यह है कि उन्होंने कहा है कि जब से हमने जिला विकास परिषद के चुनाव में भाग लेने का फैसला किया है तब से हमें और अधिक प्रताड़ित किया जा रहा है। PAGD के उम्मीदवारों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ऐसे में हमारे उम्मीदवार चुनाव कैसे लड़ पाएंगे और साथ ही कैसे जो है वो सही प्रदर्शन कर पाएंगे। महबूबा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो मुसलमानों को पाकिस्तानी, सरदारों को खालिस्तानी, सामाजिक कार्यकर्ताओं को अर्बन नक्सल और छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग व देशद्रोही कहते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि अगर सब लोग आतंकवादी हैं तो इस देश में हिंदुस्तानी कौन है? केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। जब तक कश्मीर का मुद्दा सुलझ नहीं जाता तब तक समस्या बनी रहेगी। जब तक सरकार अनुच्छेद 370 को फिर से लागू नहीं करती यह समस्या पूरी तरह से बनी रहेगी। मंत्री आते जाते रहेंगे। केवल इस तरह सामान्य चुनाव करवा देना कोई समाधान नहीं है और हम इस तरह से हार नहीं मानने वालों में से हैं। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर, जैसा कि आप जानते हैं कि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। मनोहर लाल बोले किसान आंदोलन की वजह से अगर कोरोना की स्थिति बिगड़ी तो पंजाब सरकार ही जिम्मेदार होगी। इसमें हरियाणा सरकार कोई भी जिम्मेदार नहीं होगी। किसान आंदोलन को लेकर के हरियाणा और पंजाब के सीएम आमने सामने हैं। पिछले दिनों जो है 2 दिनों से कैप्टन अमरिंदर सिंह और मनोहर लाल के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला पूरी तरह से जारी है। हिसार पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना के कारण ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। इसी कारण से यह रैली भी वर्चुअल आयोजित की गई है। मुझे हैरानी है कि पंजाब सरकार ने इस आंदोलन को प्रोत्साहित किया है। अगर इस कारण से लेकर के स्थिति बिगड़ती है तो मैं इसका जिम्मेदार पंजाब सरकार को ही मानता हूं और पंजाब सरकार ही इसकी दोषी होगी। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों नेपाल से जो खबर निकल के आ रही है, पुष्प कमल दहल को केपी शर्मा ओली का संदेश, पार्टी में रहना है तो झुक कर रहो। तो दोस्तों जो ये खबर आई है, पुष्प कमल दहल को केपी शर्मा ओली का संदेश। केपी शर्मा ओली जैसा कि आप जानते हैं ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने पुष्प कमल दहल को पार्टी का जो है संदेश देते हुए ये कहा है कि पार्टी में रहना है तो झुक करके रहना सीख लीजिए। वहाँ के पीएम ने ये बात बोली है अपनी पार्टी वालों से। तो दोस्तों उनको एक संदेश जारी कर दिया है। नेपाल में सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का अंदरूनी झगड़ा अब तक ऐसा लगता है कि आर पार के मुकाम पर पहुँच गया है। शनिवार देर शाम तक चली पार्टी सेक्रेटेरिएट सचिवालय की बहुत प्रतिष्ठित बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने साफ कर दिया कि उनका पुष्प कमल दहल गुट से झुककर समझौता करने का कोई इरादा नहीं है। अब यह दहल पर है कि चाहे मेल मिलाप करके रहना चाहें तो उन्हें जो है झुक करके रहना सीख लें, अन्यथा रास्ता तलाशें। हमारे पास इनके लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही, जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो सेकंड ओडीआई मैच हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने 51 रन से जीत लिया है इंडिया को। तो दोस्तों इंडिया जो है हार गई है क्रिकेट पूरी तरह से। सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त
दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की 2-0 से, यानी कि इंडिया की 0 है और ऑस्ट्रेलिया की 2 है। चलिए आपको खास बातें बता देते हैं। दोस्तों अपने बल्लेबाजों के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने न सिर्फ दूसरे वनडे में भारत को 51 रन से हराया, बल्कि 3 मैच की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त भी हासिल कर ली है। शानदार फॉर्म में चल रहे स्टीव स्मिथ ने 64 गेंदों में बनाए गए शतक में बूथे ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट 389 रन का विशाल स्कोर ही खड़ा कर दिया। जवाब में भारतीय टीम निर्धारित स्कोर से 50 ओवर में 338 रन ही बना चुकी, वो भी 9 विकेट गंवा करके। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसी तरह की खबर को पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें और अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। मन की बात से किसानों को मनाने का प्रयास, पीएम मोदी उदाहरण देकर के समझाए नए कानून के फायदे। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने जो है इस बार फिर प्रयास किया है किसानों को समझाने का उदाहरण देकर के। तो दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर के किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। आंदोलन कर रहे किसानों ने केंद्र के बातचीत के प्रस्ताव को भी पूरी तरह से ठुकरा दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए एक बार फिर किसानों को मन बदलने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि बीते दिनों हुए कृषि सुधार कानून किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं और साथ ही उदाहरण देकर के नई कानून के मुख्य बातों को भी बताया है। पीएम मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत में नई खेती और उससे जुड़ी चीज़ों के नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि कानूनों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोल दिए हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, वर्षों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसान किसी न किसी समय से उसके उपलक्ष्य में वोट देता था और सभी राजनीतिक दलों से उनसे वादा लेता था और उन्हें इसके लिए ही वोट देता था, वो इस बार पूरी कर दी गई हैं। काफ़ी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद कृषि सुधार कानूनों को स्वरूप दिया है और इसका पूरी भारत की जनता स्वागत करेगी और हमारे किसान भाइयों को ही इसको मान लेना चाहिए। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, किसानों के समर्थन में मायावती, मोदी सरकार को नसीहत, कृषि कानूनों पर केंद्र करे पुनर्विचार। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने केंद्र सरकार को नसीहत दे डाली है। चलिए पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। कृषि कानूनों को लेकर के लगातार 3 दिनों से आंदोलनरत किसान रविवार को भी अपने प्रदर्शन जारी रखने को लेकर के अडिग हैं। किसान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह प्रस्ताव मानने के लिए तैयार नहीं है। वह केंद्र सरकार से किसी भी बातचीत के लिए भी तैयार नहीं है। वो डायरेक्ट किसान कानून में जो है सुधार चाहते हैं। वहीं किसान आंदोलन को लेकर मायावती ने रविवार को ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून से संबंधित हमें किसी भी हाल में लागू किए गए तीनों कानूनों को लेकर के असहमति जताते हुए पूरे देश में काफ़ी आक्रोशित व आंदोलित भी किसान हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए किसान अपने आप से ही सहमति के बिना बनाए गए हैं। इन कानूनों पर केंद्र सरकार अगर पुनर्विचार करे तो बेहतर होगा और जिससे हमारे किसान भाई भी सुख समृद्धि ले सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों से संबंधित हाल में लागू किए गए तीनों कानूनों को लेकर के अपनी सहमति जताते हुए पूरे देश में किसान काफ़ी आक्रोशित व आंदोलित भी हैं। इसके मद्देनजर किसान भी अपने आप से ही सहमति के बिना बनाए गए इन कानूनों को लेकर के केंद्र सरकार अगर इसे विचार कर लेती है तो बेहतर है, ऐसा कहा है बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी ने 56 जिलों में 204 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। बोले आत्मनिर्भर बने पंचायतें। तो दोस्तों आत्मनिर्भर भारत के जो है सपने को साकार करते हुए इन्होंने बोला है कि आत्मनिर्भर पंचायतें बने। कौन कहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंचायतें आत्मनिर्भर होंगी तो प्रदेश और देश की आत्मनिर्भर होगा। ग्राम पंचायतों के आत्मनिर्भर बनने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी नौजवान और महिला
आप में बेरोजगार नहीं हो सकते हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि पंचायत राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि प्रदेश के ग्रामीण विकास व आर्थिक स्वावलंबन का एक नया आदर्श प्रस्तुत कर महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को भी साकार करेगा। मुख्यमंत्री ने रविवार को 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 56 जिलों में 204 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 2095 किलोमीटर लंबे 748 मार्गों का शिलान्यास कर दिया है। उन्होंने पंचायती राज विभाग के माध्यम से 647 करोड़ की लागत से बनने वाली 2000 किलोमीटर लंबी 1825 सड़कों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी के ने 2001 में शुरू किया था। इससे साफ है कि आज़ादी के 5 दशक तक भारत की ग्रामीण व्यवस्था सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखी गई थी, जो कि अब ऐसा नहीं होने पाएगा, जबकि सड़क गांव के विकास की प्रक्रिया में सबसे बड़ा एक सशक्त माध्यम होता है। आ रही है दोस्तों बिहार से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर का तेजस्वी पर हमला, बोले लालू राज को जंगल राज यूं ही नहीं कहते। तो दोस्तों ऐसा बोले हैं तारकिशोर तारकिशोर उप मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं इस बार। पिछली बार सुशील मोदी को बनाया गया था, लेकिन इस बार उप मुख्यमंत्री तारकिशोर का तेजस्वी पर हमला है। बोले लालू राज को यूं ही जंगल राज नहीं कहते। तो चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। पूरी खबर यह है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी पर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर के तेजस्वी यादव के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारी सरकार से पहले किस प्रकार के अपराध होते थे और उस समय की तत्कालीन सरकार द्वारा अपराधियों को किस प्रकार से संरक्षण दिया जाता था, ये आपसे न छिपा है और न बिहार की जनता से छिपा है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि पिछले चुनाव में एक भी हिंसा की घटना नहीं हुई है। बिहार अपराध के मामले में 25वें स्थान पे है। कल भी मुख्यमंत्री जी ने अपराध पर कई निर्देश बिहार के पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। बता दें कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश सरकार पर हमला बोला था। तेजस्वी ने कहा था कि बिहार में अपराधियों की बहार, गोलियों की बौछार और व्यवसायियों पर कहर के साथ ही महाजंगल राज का हाहाकार है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों बहुत बड़ा झटका है। कोविशील्ड के गंभीर साइड इफेक्ट का दावा 5 करोड़ मुआवजा मांगा गया। तो दोस्तों जैसे कि कोविशील्ड जो है कि कोरोना वैक्सीन की एक स्वरूप है कोविशील्ड, तो उस पर जो है ये दावा किया गया है कि बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट हुआ है और मुआवजा 5 करोड़ मांगा जा रहा है। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। चेन्नई में हुए कोविशील्ड वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लेने वाले एक व्यक्ति ने खुराक लेने के बाद गंभीर साइड इफेक्ट सामने आने की बात कही है। 40 वर्षीय व्यक्ति ने कहा है कि वैक्सीन की खुराक लेने के बाद गंभीर साइड इफेक्ट दिखे हैं, जिसमें वर्चुअल न्यूरोलॉजिकल ब्रेकडाउन जैसी समस्या भी शामिल है। व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। उल्लेखनीय है कि इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने तैयार किया है। वहीं ट्रायल कराने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ने इन दावों से नकार दिया है पूरी तरह से और ऐसा कहा है कि व्यक्ति लालची है। व्यक्ति ने सीरम इंस्टीट्यूट और अन्य को भेजे गए नए कानूनी नोटिस के मुआवजे के साथ ट्रायल पर रोक लगाने की मांग भी की है। उस व्यक्ति ने और साथ ही 5 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मांगा है। व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि संभावित वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। इसके साथ ही उसने वैक्सीन की जांच, उत्पादन और वितरण को रद्द करने की मांग भी की है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों हैदराबाद से, यानी कि ओवैसी के गढ़ से हैदराबाद से खबर निकल के आ रही है। ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में बोले शाह यानी कि गृह मंत्री अमित शाह, निजाम संस्कृति से दिलाएंगे मुक्ति, बनाएंगे नया मिनी इंडिया। जो कि जैसा कि आप जानते हैं कई लोगों का ऐसा कहना होता है कि हैदराबाद मिनी पाकिस्तान जैसा है। तो इन्होंने बोला है कि निजाम की जो वो है इसे हम हटा देंगे, निजाम संस्कृति को हटा देंगे और बनाएंगे नया मिनी इंडिया। ऐसा कौन कहा है? गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का चुनाव राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन चुका है। भाजपा यहां चुनाव जीतकर सियासी बढ़त हासिल करना चाहती है। इसके लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।
इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद पहुंचे। उन्होंने यह रविवार को रोड शो करके भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। रोड शो से पहले शाह ने चार मीनार के ठीक पास भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इसके बाद भाजपा कार्यालय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने केसीआर और ओवैसी पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि इस बार हैदराबाद का मेयर भाजपा का ही होगा और पार्टी बहुमत हासिल करेगी और साथ ही हैदराबाद को भाग्यनगर के रूप में परिवर्तित भाजपा ही करेगी। हैदराबाद में शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये जो बातें बोली हैं हम आपको कुछ हद तक मुख्य पॉइंट बता देते हैं। आज यहाँ कोई भी गरीब बीमार होता है तो उसे मुफ्त इलाज नहीं कराया जाता। क्या बिगाड़ा है यहाँ के गरीबों ने, ये कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। नरेंद्र मोदी जी हैदराबाद के लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना लाएं ताकि गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ मिल सके। अपने राजनीतिक कारणों से यह योजना हैदराबाद में लागू नहीं करने दी जा रही है और किसी तरह से केंद्र सरकार के जो भी सुविधाएं हैं उसको लाने से रोका जा रहा है और इसी तरह से उन्होंने निशाना साधा है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, मुझे समझ नहीं आता कि सब लोग आतंकवादी हैं तो केवल भाजपा वाले ही असली हिंदूवादी हैं क्या? ऐसा कौन बोला है? महबूबा मुफ्ती। तो दोस्तों उन्होंने ये बोला है कि मुझे समझ में ही नहीं आता कि जब सब लोग आतंकवादी हैं तो केवल भाजपा वाले ही असली हिंदुस्तानी हैं क्या? ऐसा ट्वीट करके कहा है महबूबा मुफ्ती ने और उन्होंने अपने बयान में भी इसे कहा है। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं कि पूरा खबर का पूरा मसला क्या है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रदेश में बहुचर्चित रोशनी घोटाले को लेकर के बड़ा बयान दिया है। रविवार को उन्होंने कहा है कि रोशनी एक योजना थी लेकिन अब एक घोटाले की तरह पेश किया जा रहा है। दरअसल पूरी खबर यह है कि उन्होंने कहा है कि जब से हमने जिला विकास परिषद के चुनाव में भाग लेने का फैसला किया है तब से हमें और अधिक प्रताड़ित किया जा रहा है। PAGD के उम्मीदवारों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ऐसे में हमारे उम्मीदवार चुनाव कैसे लड़ पाएंगे और साथ ही कैसे जो है वो सही प्रदर्शन कर पाएंगे। महबूबा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो मुसलमानों को पाकिस्तानी, सरदारों को खालिस्तानी, सामाजिक कार्यकर्ताओं को अर्बन नक्सल और छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग व देशद्रोही कहते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि अगर सब लोग आतंकवादी हैं तो इस देश में हिंदुस्तानी कौन है? केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। जब तक कश्मीर का मुद्दा सुलझ नहीं जाता तब तक समस्या बनी रहेगी। जब तक सरकार अनुच्छेद 370 को फिर से लागू नहीं करती यह समस्या पूरी तरह से बनी रहेगी। मंत्री आते जाते रहेंगे। केवल इस तरह सामान्य चुनाव करवा देना कोई समाधान नहीं है और हम इस तरह से हार नहीं मानने वालों में से हैं। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, मनोहर लाल बोले, मनोहर लाल खट्टर जैसा कि आप जानते हैं कि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। मनोहर लाल बोले किसान आंदोलन की वजह से अगर कोरोना की स्थिति बिगड़ी तो पंजाब सरकार ही जिम्मेदार होगी। इसमें हरियाणा सरकार कोई भी जिम्मेदार नहीं होगी। किसान आंदोलन को लेकर के हरियाणा और पंजाब के सीएम आमने सामने हैं। पिछले दिनों जो है 2 दिनों से कैप्टन अमरिंदर सिंह और मनोहर लाल के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला पूरी तरह से जारी है। हिसार पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि कोरोना के कारण ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। इसी कारण से यह रैली भी वर्चुअल आयोजित की गई है। मुझे हैरानी है कि पंजाब सरकार ने इस आंदोलन को प्रोत्साहित किया है। अगर इस कारण से लेकर के स्थिति बिगड़ती है तो मैं इसका जिम्मेदार पंजाब सरकार को ही मानता हूं और पंजाब सरकार ही इसकी दोषी होगी। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों नेपाल से जो खबर निकल के आ रही है, पुष्प कमल दहल को केपी शर्मा ओली का संदेश, पार्टी में रहना है तो झुक कर रहो। तो दोस्तों जो ये खबर आई है, पुष्प कमल दहल को केपी शर्मा ओली का संदेश। केपी शर्मा ओली जैसा कि आप जानते हैं ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने पुष्प कमल दहल
को पार्टी का जो है संदेश देते हुए ये कहा है कि पार्टी में रहना है तो झुक करके रहना सीख लीजिए। वहाँ के पीएम ने ये बात बोली है अपनी पार्टी वालों से। तो दोस्तों उनको एक संदेश जारी कर दिया है। नेपाल में सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का अंदरूनी झगड़ा अब तक ऐसा लगता है कि आर पार के मुकाम पर पहुंच गया है। शनिवार देर शाम तक चली पार्टी सेक्रेटेरिएट सचिवालय की बहुत प्रतिष्ठित बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने साफ कर दिया कि उनका पुष्प कमल दहल गुट से झुककर समझौता करने का कोई इरादा नहीं है। अब यह दहल पर है कि चाहे मेल मिलाप करके रहना चाहें तो उन्हें जो है झुक करके रहना सीख लें, अन्यथा रास्ता तलाशें। हमारे पास इनके लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही, जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो सेकंड ओडीआई मैच हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने 51 रन से जीत लिया है इंडिया को। तो दोस्तों इंडिया जो है हार गई है क्रिकेट पूरी तरह से। सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की 2-0 से, यानी कि इंडिया की 0 है और ऑस्ट्रेलिया की 2 है। चलिए आपको खास बातें बता देते हैं दोस्तों। अपने बल्लेबाजों के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने न सिर्फ दूसरे वनडे में भारत को 51 रन से हराया, बल्कि 3 मैच की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त भी हासिल कर ली है। शानदार फॉर्म में चल रहे स्टीव स्मिथ ने 64 गेंदों में बनाए गए शतक में बूथे ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट 389 रन का विशाल स्कोर ही खड़ा कर दिया। जवाब में भारतीय टीम निर्धारित स्कोर से 50 ओवर में 338 रन ही बना चुकी, वो भी 9 विकेट गंवा करके। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसी तरह की खबर को पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें और अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।